राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के लिए आवेदन करने के लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। nfbs.upsdc.gov.in आपको ये टाइप करके गूगल क्रोम में या जिसमें भी आप नेट यूज़ कर रहे हैं सर्च करके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है शासन आदेश, उसके बाद आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। आपको किसी भी आवेदन को भरने से पहले उसके दिशा निर्देशों को ठीक से रीड कर लेना चाहिए। तो आप यहाँ से आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पर क्लिक करके इसके निर्देश को पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नया पंजीकरण नया आवेदन भरने हेतु यहाँ क्लिक करें, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यदि आपने आवेदन को भर लिया है, फिल कर लिया है और आप उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर जिला समाज कल्याण अधिकारी SDM लॉगिन है, ये आपके काम का नहीं है। जनपद वार लाभार्थी का विवरण जिन्हें अनुदान स्वीकृत हो चुका है, आप उन लोगों की लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। जनपद वार लाभार्थी जिनका अनुदान स्वीकृत हो चुका है। संपर्क सूत्र यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यदि आपको इनके अधिकारियों से कोई जानकारी लेनी है, कोई बात करनी है तो आप संपर्क सूत्र पर क्लिक करके इनसे जानकारी ले सकते हैं। चूँकि हम यहाँ पर नया आवेदन भरने के लिए वीडियो बनाए हैं तो यहाँ पर नया आवेदन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नया आवेदन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ फॉर्म ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जनपद सेलेक्ट करना होता है। जो भी आपका जनपद है आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद निवासी, यदि आप शहरी हैं तो शहरी पर क्लिक कर लेंगे और अगर ग्रामीण हैं तो ग्रामीण पर आप टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको शहरी जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको अपना शहर, वार्ड संख्या, पूर्व स्थायी पता यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर यदि आप ग्रामीण निवासी हैं तो ग्रामीण पर क्लिक कर लेंगे तो आपको अपना तहसील, विकासखंड, ग्राम पंचायत, ग्राम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर रेड कलर में ये लिखा हुआ दिख रहा है, ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं संलग्न वंचित प्रमाण पत्रों की प्रति उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। फ्रेंड्स, यहाँ से केवल आवेदन करने से ही बात नहीं बनने वाली है। आपको यहाँ से आवेदन करने के बाद जो इसका प्रिंट निकलता है उस प्रिंट के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आप डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करके आपको उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना है। अब आपने यहाँ पर ये सारा डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर आवेदक का विवरण फिल करना है। नंबर 1 पर यहाँ पर नाम एंटर कर देना है। जो भी आवेदक है उसका नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसका लिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, पुरुष, स्त्री या ट्रांसजेंडर। उसके बाद पिता या पति का नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद उसकी श्रेणी जनरल में है, माइनॉरिटी, OBC, SC, ST जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पहचान पत्र का प्रकार आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। पहचान पत्र का प्रकार जैसे कि राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में जो भी आप पहचान पत्र का प्रकार यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं उस पहचान पत्र का क्रम संख्या आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी को अपलोड यहाँ पर आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर वार्षिक आय रूपों में यहाँ पर आपको वार्षिक आय एंटर कर देनी है और उसके बाद आय प्रमाण पत्र संख्या तहसील द्वारा जारी, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र की संख्या एंटर कर देनी है जो कि तहसील द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। उसके बाद आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या यहाँ पर आप एंटर कर देंगे और दूरभाष नंबर STD कोड सहित यहाँ पर अगर आपके पास दूरभाष नंबर STD है तो यहाँ पर STD कोड सहित उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे
और उसके बाद यदि आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर वाले कॉलम में उसको एंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको अपना बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका बैंक है, बैंक विवरण में बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब बैंक का नाम। उसके बाद बैंक शाखा का नाम, जो भी आपका शाखा का नाम है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद IFSC कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। बचत खाता संख्या आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है और उसकी कॉपी यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। बैंक पासबुक यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फिर आता है तीसरे नंबर पर मृतक का विवरण। मृतक का विवरण, यहाँ पर मृतक का नाम आप एंटर कर देंगे। मृतक के पिता पति का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या का नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद मृत्यु की तिथि यहाँ पर आप एंटर कर देंगे और मृत्यु का कारण दुर्घटना, बिजली गिरना, बाढ़ जल में डूबना, विषैले जीव द्वारा काटना, आगजनी, हत्या, बीमारी, अन्य कारण, आप जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मृत्यु की तिथि को मृतक की उम्र कितनी थी आप यहाँ पर उसको एंटर कर देंगे। और मृतक का व्यवसाय क्या था, किसान, मजदूर, कर्मकार, मिस्त्री, बढ़ई इत्यादि, या स्वयं व्यवसाय, अन्य, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आवेदक की मृत्यु से संबंध, आवेदक का जो मृतक से संबंध है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे कि पिता, माता, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्री या पुत्र, जो भी है संबंध वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र को आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है और अपलोड सिग्नेचर, आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आय प्रमाण पत्र को अपलोड आपको यहाँ पर कर लेना है और मृतक की उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, परिवार कुटुंब रजिस्टर की नकल, शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्र, जो भी है मृतक का वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो ये कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद में सबमिट फॉर्म पर आपको क्लिक कर लेना है। ये सारा कुछ फिल करने के बाद में आपको सबमिट कर लेना है। चूँकि मैंने अभी ये फिल नहीं किया है तो मैं फिल करने के बाद में इसको सबमिट करने के बाद में आपको दिखाता हूँ इसके आगे का प्रोसेस क्या है। आप सारा डिटेल फिल करने के बाद में इसको सबमिट करते हैं, तब आपका आवेदन सबमिट हो जाता है और आपको एक आवेदन संख्या मिल जाती है। साथ में आप वहाँ से आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर आवेदन कर रहा हूँ तो ये फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है, डेट ऑफ डेथ कैन नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री। तो इसका क्या मतलब है फ्रेंड, जिस तारीख में आप आवेदन कर रहे हैं उस तारीख से और जो डेट ऑफ एक्सपायर की डेट है डेथ की, उस तारीख के बीच में लगभग 1 साल के अंदर अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की डेथ होती है तो उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर यदि आप आवेदन कराते हैं तो ये आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। और अगर 1 साल के बाद अगर आप ये आवेदन करते हैं तो ये नहीं होता है। तो ये आप ख़ास तौर से ध्यान देंगे, आपको 1 साल के अंदर अंदर ही आवेदन करना है। और साथ में जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे आप, वो PDF फाइल में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आपको यहाँ पर ये बातों का ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आगे को इसका कोई प्रोसेस नहीं है। जैसे ही आप सबमिट कर लेते हैं, सबमिट करने के बाद में आप फाइनल प्रिंट निकाल लेंगे, उस आपसे को एक आवेदन संख्या मिल जाएगी। आवेदन संख्या मिल जाने के बाद में आप यहाँ से उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। आवेदन पत्र की स्थिति पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर या बैंक अकाउंट नंबर से भी आप यहाँ से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर उसका स्टेटस आपको शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको इससे संबंधित कोई क्वेरी करनी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।